this is Thomas Srivastava. Welcome back to our channel College Written Law. In this video, we are going to study RTI and international covenants. तो कोवेनेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोवेनेंस क्या है. तो ये जो कोवेनेंस है ना, ये एक तरह का लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है. ये फॉर्मल बार्गेनिंग होता है कि डू नॉट डू दिस थिंग्स, और हमें ये काम करना है या कुछ काम हमें नहीं करना है. दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोवेनेंस. ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम आरटीआई एंड इंटरनेशनल कोवेनेंस की. तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल कोवेनेंस क्या होता है. इंटरनेशनल कोवेनेंस आर अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज और मल्टीपल कंट्रीज. आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ नेशनल लॉ विच इज क्रिएटेड बाय द signatory of the how so many countries are there. The one country is not only there are several countries who participate in the one declaration or one objective to do certain works or not do certain works. Like अगर हम दो कंट्री मिलके, हम 3-4 कंट्री मिलके ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, that is called agreement between the parties, agreement between the states, agreement between the countries. तो समझ में आ रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है. एक कंट्री में अगर बहुत सारे स्टेट्स मिलके प्रॉमिस करते हैं, दैट इज नॉट इंटरनेशनल, दैट इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल मतलब वन और मोर कंट्री आर कम टुगेदर एंड मेक सम डिसीजन to participate in a one document, that we have to follow this document as per the documents rules which are containing. But आपको जब आप एग्जाम्स लिखोगे एग्जाम में, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल कोवेनेंस क्या होता है. तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. तो समझिए इस बात को कि जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे थे, तो एक ग्रेट एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ. व्हाई ही से दैट द इंटरनेशनल इज अ वीक लॉ? बिकॉज हर मोटो और मतलब कि लॉ की डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दी गई है कि हर एमिनेंट ज्यूरिस्ट लॉ को क्या समझता है. जैसे हेनरी मैन कहते हैं स्टेटस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हमारी लॉ के लिए आई. रियलिस्ट स्कूल कहते हैं कि लॉ इज नॉट व्हाट, लॉ इज व्हाट द इन रियलिटी हैपेंड, द कोर्ट विल डिसाइड. उनके अकॉर्डिंग ये लॉ है. तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट जो ऑस्टिन थे, उनका ये मानना था कि जो लॉ है ना, लॉ के पीछे सोवरेन कमांड और सैंक्शन नहीं है, तो इसको हम लॉ नहीं मान सकते. सोवरेन का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर होता है. सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होता है. और कमांड का मतलब क्या होता है? जब सोवरेन विल हमारा एक कमांड देता है कि you have to follow this rule for entire country and it will be a legally binding effect of the command, then it will becomes a law. तो अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखिए, तो वहां पे एक कोई सुप्रीम पावर नहीं है जो डिसाइड कर रहा है कि ये आपको फॉलो करना है. ना ही कोई कमांड ऐसा दिया जा रहा है कि नहीं अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या तो कोई सैंक्शन भी नहीं है कि नहीं आपको पनिशमेंट दिया ही जाएगा अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो. जैसे बहुत सारी कंट्री देखिए, दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट बट दे आर नॉट फॉलोइंग टू ईच अदर. बाय बिकॉज देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड दैट. बार बार फोन. देयर इज नो सैंक्शन बिहाइंड दैट. सैंक्शन ही नहीं है, सैंक्शन है ही नहीं. सैंक्शन का मतलब पनिशमेंट होता है. तो उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ. तो व्हेन यू हैव टू राइट अ आंसर अकॉर्डिंग टू द आरटीआई इंटरनेशनल कोवेनेंट, द फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट अट्रैक्टिव for your answer script is that you have to write the introduction part ki what you understand the international covenants about it and relate to the jurisprudence also. That definitely fetch your marks. Coming to the point, recap करते हैं कि आरटीआई क्या होता है. आरटीआई क्या है? राइट टू अ सिटीजन, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आल्सो व्हिच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. See, आर्टिकल 19 is not an absolute right. You know everyone, आर्टिकल 90 इज नॉट एब्सोल्यूट राइट बल्कि रिस्ट्रिक्टेड लॉ है. जैसे कि आप देखिए आरटीआई जब पढ़ोगे तो उसमें भी सेक्शन 8 बात कर रहे हैं, एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं. तो कोई भी राइट आपको पूरी तरीके से नहीं मिला है, बट आपको इतना अधिकार मिला है कि आप अपनी चीजों को रख लो. ठीक है, तो जब भी आंसर लिखना तो ये आप श्योर रखना कि आप जो लिख रहे हो वो एकदम सही हो.
आर्टिकल 19 लिख रहे हो कि मेरा राइट है अधिकार, तो बस उसको ब्रैकेट में ये भी लिखो दैट राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, subject to the limitation also. Then examiner is understanding you are well known about your right and you are well known about the act also. समझ में आ रहा है? रिकैप हो गया कि आरटीआई इज व्हाट, आरटीआई इज दिस राइट फॉर सिटीजंस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी कहाँ मेंशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट आपको कमेंट सेक्शन में नहीं, मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ. 2H में डिफाइन है कहाँ, आरटीआई में. पब्लिक अथॉरिटीज क्या है सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है. तो आप सब जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैंने पब्लिक अथॉरिटीज बहुत बार बढ़ाई है. पब्लिक अथॉरिटी क्या है, और आप लास्ट सेमेस्टर में हो, आई होप कि सबको पब्लिक अथॉरिटी के बारे में पता होगा. हु इज पब्लिक अथॉरिटी? ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज अ इंटरनेशनल कोवेनेंस. ठीक है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ए ह्यूमन राइट. ये एक पहली चीज मैंने इंटरनेशनल कोवेनेंट्स बताया क्योंकि रिलेट करना था. बट दिस इज नॉट अ ट्रीटी, दिस इज नॉट अ कन्वेंशन, माइंड इट प्लीज. दिस इज नॉट, आप इसको एग्जाम में ट्रीटी कन्वेंशन मत, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि यूडीएचआर इज नेवर बिकम अ ट्रीटी. ये ट्रीटी नहीं हो सकता. क्यों ट्रीटी नहीं है? क्योंकि ये जनरल असेंबली ने इसको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था कि हम एक यूडीएचआर फॉलो करेंगे, और जो भी यूनाइटेड नेशन को उसका सिग्नेटरी है दैट एज अ पार्ट ऑफ दैट डिक्लेरेशन. तो ये जब ट्रीटी नहीं है तो ये क्या है? एक ये डिक्लेरेशन है जो कि दिया गया था किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा. आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन इज अ ओनली अ बाउल, इट्स एम्प्टी बाउल, बट द ऑर्गन इज इनसाइड दैट बाउल. जैसे ऑर्गन्स क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इकोसोक है, पीस फुकिंग, ये सब क्या है? ये सब उसके ऑर्गन है. तो वो केवल जो यूनाइटेड नेशन है वो खुद काम नहीं करता, अपने ऑर्गन से कराता है. तो जनरल असेंबली इज व्हाट? जनरल असेंबली इज फॉर पॉलिसी मेकिंग बॉडी, एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज व्हाट? सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड फॉर मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड वाइड. तो उनका ये ऑर्गन का ये काम है. तो जनरल असेंबली इज ऑल्सो फॉर मेकिंग a policy. Then he produce a general document for us who are the part of the United Nations or the country or a ratified country or signatory country. You have to follow this. तो UDHR is about the human right. ह्यूमन राइट में दिया गया है, ह्यूमन राइट के लिए प्रोड्यूस किया गया था कि हर एक कंट्री के नागरिक के पास एक अधिकार है. एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, एंड राइट इंक्लूड्स टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंटरफेरेंस एंड सीक अ रिसीव एंड इम्पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस द फ्रंटियर्स. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है? अब तो आपको पता है सेडिशंस के लिए लॉ बहुत ही तगड़ा बना दिया गया है, बहुत ही ज्यादा है. तो आप ओपिनियन रख सकते हो, बट ऐसी ओपिनियन मत रखना जिसको सेडिशन का पार्ट माना जाए. ठीक है, आपके पास अधिकार है बोलने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ, लेकिन सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन. आपको जब ये आप आर्टिकल 19 लिखोगे तो आप इसको बहुत अच्छे से लिखोगे कि हाउ यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. कैसा एक्सप्रेशन है? आप राजनारायण का केस रिलेट करो कि उन्होंने कैसे इंदिरा गांधी को चैलेंज किया था कि जो भी उनका फंड है दे आर डूइंग अ माल प्रैक्टिसिंग. तो दैट इज अबाउट टू सी ओपिनियन. लेकिन आप किसी जाके कहीं वो उसमें जाके नहीं हमारा गवर्नमेंट ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं कर सकते. यू हैव अ सर्टेन राइट्स, अंडरस्टैंड. तो एक्सप्रेशन राइट्स टू इंक्लूड फ्रीडम ऑफ होल्ड ओपिनियंस. आप अपने ओपिनियन को रख सकते हो विदाउट इंटरफेरेंस, किसी के इंटरफेरेंस के बिना. स्पीक का मतलब है कि आप कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, इम्पार्ट कर सकते हो थ्रू एनी मीडिया. आप सोशल मीडिया के थ्रू करो, चाहे मेल के थ्रू करो, किसी थ्रू कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा. रिगार्डलेस द ऑफ फ्रंटियर, इसका मतलब क्या है ना? फ्रंटियर का मतलब ये ज्योग्राफी को रिलेट कर रहा है कि रिगार्डलेस आप कहीं भी, मतलब आपके लिए कोई टेरिटरी बाउंड नहीं है कि आप यहीं इस कंट्री, इंडिया के एक कंट्री में मांग सकते हो, ये नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि आपका ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है किसी और कंट्री के द्वारा, तो यू कैन ऑल्सो आस्क. यहाँ से आप अपनी आवाज उठा सकते हो कि मेरे ह्यूमन राइट का वायोलेशन, बीइंग एम्बेसडर इन अ डिफरेंट कंट्री एंड योर राइट आर वायोलेटेड बाय द अनदर कंट्री. यू कैन आस्क एनी टेरिटरी. आपको वहां जाने की जरूरत नहीं और आपको वहां गुहार लगाने की जरूरत नहीं कि मेरा राइट इंडिया में वायोलेट हुआ. क्या जो एम्बेसडर होते हैं हर कंट्री के रिप्रेजेंट होते हैं एक कंट्री में, क्या उनके राइट को वायलेट कर दिया जाएगा? दे डोंट नो अबाउट द राइट एंड regulations about the another country. They are also protected. Why? Because we have a human right. Every person should be respected because
जनरल असेंबली एंड सी, जब भी आप पढ़ो तो ये समझो कि यूडीएचआर है, यूनाइटेड नेशन है, आखिर ये क्यों बना भाई, ये क्यों बना? इंटरनेशनल अगर अगर वीक है ना, ठीक है, ऑस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया गया था, ऑस्टिन को मानना इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि किस किस पॉइंट पे कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो गलत चीजें हैं। अगर देखिए ऑस्टिन की बात सही होती तो आज यूडीएचआर जैसी चीजें नहीं होती। जो भी आज देश भर में वार हो रहा है, जो भी वार का सिचुएशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रुका क्यों? क्योंकि वी हैव अ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट वी हैव। समझ में आ, ठीक है, समझ में आ गया। ये आरटीआई प्रिंसिपल्स है। द आर्टिकल रिकॉग्नाइज द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट हुआ। इट फॉर्म अ ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ आरटीआई प्रिंसिपल। ये जो है ना ग्लोबल फाउंडेशन प्ले किया, मतलब जो भी सिग्नेटरीज हैं हमारे इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के या यूनाइटेड नेशन के, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। तो हर कंट्रीज को जो भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट है उनको ये मानना पड़ेगा। दैट इज अ लीगली बाउंडिंग। लीगली बाइंडिंग तो नहीं करते थे, बट एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि जब आप यूनाइटेड नेशन के एक पार्ट हो तो यू आर थिंकिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, यू आर नॉट अ रिबिलियन दैट वन, इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट, तो यू हैव टू फॉलो दिस वन। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है। आईसीसीपीआर, आईसीसीपी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इटसेल्फ बता रहा है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है हर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखो 19 क्लॉज 2 में क्या दिया है, एवरीवन शैल हैज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हिज राइट्स इंक्लूड फ्रीडम टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड ऑल काइंड्स, ठीक है। वो किसी टाइप का इंफॉर्मेशन हो, पब्लिक अथॉरिटी के लिए हो या किसी मतलब पब्लिक अथॉरिटीज पे ही कर सकते हो आप, जनरली पब्लिक अथॉरिटी के लिए ही आरटीआई बना है। तो किसी भी मैटर से रिलेट हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे किसी चीज से। तो सेम चीज है, आप इसमें भी लिखोगे, इस सेक्शन को लिख के एवरीवन शैल। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेनिएंट एंड रेटिफाइड इन द 1971। इंडिया जो था रेटिफाइड किया था, रेटिफाइड का मतलब होता है साइन, आई एम ए पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। और ये क्या है, दैट इट दस इंडिया इज इंटरनेशनली ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसका ये जब पार्ट है तो इसके पास क्या है, इंटरनेशनली ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट है वो, ठीक है, इंडिया। तो आप लिखना जब ये तो इंडिया का भी बताना, मेंशन करना। अदर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन देखिए तो सपोर्टिंग द आरटीआई क्या है, यूनेस्को है। यूनेस्को emphasizes the important and free flow of information for the democracy of a government, democracy of a development। डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब लोकतंत्र का मतलब पता है क्या है? लोकतंत्र का ये मतलब है कि आपको जानने का अधिकार है कि हमारे देश में कैसी सिस्टम चल रहे हैं। ऐसा नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं कि जो भी राजा महाराजा या चाहे वो कर सकता है, आपको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो अपने फंड को जैसे मन चाहे यूज कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। जब लोकतंत्र जैसी चीजें कंट्री में होती है तो द पर्सन इज अकाउंटेबल, द नरेंद्र मोदी इज अकाउंटेबल फॉर अस, क्योंकि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव वन, ठीक है। हम एक तरह से कहे कि हम एक तरह से देखें तो अथॉरिटी है हमारे पास, खुद से वो बन के नहीं आ रहा, हम उसको चूज कर रहे हैं। तो इट स्टेटेड दैट द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यूनेस्को भी इस चीज को इम्फोसिस किया है। फिर कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल भी है, ठीक है। कॉमनवेल्थ इज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री। कॉमनवेल्थ क्या है, एक तरह का मेंबर ऑफ कंट्री है, इंक्लूडिंग इंडिया भी है। द अग्रीड द गवर्नमेंट शुड बी ओपन एंड अकाउंटेबल, ठीक है। Johnsburg's principles हैं। It principle clarify the national security should not be used excessive to deny access to information। तो ये सब चीजें कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल हुआ, जॉनहनबर्ग प्रिंसिपल जो हुआ, ये सब क्या है, डीकोलोनाइजेशन के बाद ना ये फॉर्म हुआ था ताकि ये टेंशन बिटवीन द टू अपोजिंग कंट्रीज आसान। तो ये प्रिंसिपल को जब अडॉप्ट किया गया था, जैसे कॉमनवेल्थ तुम्हारा ब्रिटेन में हुआ था, जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका में, ये सब चीजें जब अडॉप्ट हुई थी तो इसमें रूल ऑफ लॉ को, डेमोक्रेसी को, हर चीज को प्रमोट किया गया था। तो इसमें ये सब भी प्रिंसिपल डाला गया था, ठीक है। उसके बाद आरटीआई और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2025 वाज द इंस्पायर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, ठीक है। तो 2005 का जो तुम्हारा ये आरटीआई एक्ट है ना, वो इसी सबसे इन्फ्लुएंस है, ठीक है। द आरटीआई एक्ट फुलफिल्स द इंडिया इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको पता है इन्फ्लुएंस कैसे होता है? समझिए इन्फ्लुएंस कैसे होता है कि मान लीजिए जैसे कि जो हमारे कंट्री में
हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं था जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस के लिए था, बट हम एट द डे ऑफ अ टाइम, हम जब आईसीसी उसके थे, सीडो के पार्ट थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो उसको देखते हुए जब हमारे कंट्री में भवरा देवी का केस हुआ, गैंग रेप हुआ, तो उस चीज को हम देखे, हम सीडो को ले आके हम एक एक्ट बना लिए। तो वैसे ही इन दोनों को आर्टिकल को देखते हुए हमारे यहाँ एक वो बना था, आरटीआई एक्ट बना था। समझ में आया? जुडिशियल सपोर्ट तो आप सबको पता है, राजनारायण केस बहुत फेमस के हुए, आर्टिकल 19A से सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे आंसर लिखिएगा, जुडिशियल सपोर्ट इन इंडिया इंटर किससे इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीजें है, कैसे इन्फ्लुएंस था, जुडिशियल सपोर्ट कैसे था, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है, यूनेस्को, ये सब सारी चीजें मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ठीक है। थैंक तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द यूट्यूब चैनल, ऑन ए यूट्यूब चैनल, माय व्हाट्सएप चैनल इज मेंशन एंड ऑल्सो टेलीग्राम इज मेंशन। तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, मांग सकते हो मेरे से। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।